हमने पढ़ा था डीएनए की संरचना। याद रखना कि अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो इसका पहले वाला जो पार्ट था उसको ज़रूर देखना है आपको। हम समझ रहे हैं डीएनए की संरचना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। शर्करा के बारे में, शर्करा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। हमने 2 प्रकार की शर्करा पढ़ लिया है। कौन कौन सी पढ़ा है? डिऑक्सी शर्करा, राइबोज शर्करा। कब डिऑक्सी बनती है, कब राइबोज बनती है। साथ ही साथ हमने समझा है नाइट्रोजनी के बारे में, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में, प्यूरिन क्या होता है, पिरामिडीन क्या होता है, कब थायमिन होता है, कब यूरेसिल होता है, ये हम सब समझ चुके हैं। आज का पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ज़रा सा भी मिस किया, क्योंकि ये अपने आप में लगभग 7 नंबर का प्रश्न ये बन के आने वाला है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाएगा कि डीएनए की संरचना, संरचना का मतलब हमने इसका पहला पार्ट समझा हुआ है कि क्या क्या मिलके बनता है, और आज हम समझेंगे कि वो जो चीज़ें मिलती हैं वो काम कहाँ करती हैं, वो मिलती कैसे है और कैसे कैसे मिलके वो डीएनए का निर्माण करती हैं। तो याद रखिए, डीएनए की संरचना बनाने का एकदम आसान तरीका है। हम समझेंगे वाटसन और क्रिक मॉडल को, हम समझेंगे वाटसन एवं क्रिक के मॉडल को, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था, इस मॉडल को हम समझेंगे। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को बनाना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ। पहले आप एक पेंसिल से ऐसे लाइनिंग कर लीजिएगा, पेंसिल से करिएगा, क्योंकि ये वरना आपका स्ट्रक्चर गड़बड़ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ यूं संरचना बनाइएगा, ऐसे कर दीजिएगा। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे फिर वैसे ही संरचना बनाइएगा। हम समझ रहे हैं वाटसन एवं क्रिक का डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल। कैसे उन्होंने बताया था कि जो डीएनए होता है वे द्विकुंडलित होते हैं, कैसे होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, देखिए अब इस वाले को इस वाले से मिला दीजिएगा, यहाँ मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ होगा तो बाद में बड़ी समस्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम यही संरचना यहाँ पे कर दीजिए। अगर आप यहाँ चाहे तो एक स्ट्रक्चर और बना सकते। ध्यान से बनाइएगा थोड़ा सा, बाकी बहुत आसान तरीका है ये। डीएनए वाटसन मॉडल बनाने का सबसे आसान तरीका है ये। कई लोग स्ट्रक्चर बहुत गलत बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर इस संरचना को, इस किनारे वाली संरचना को हमें क्या करना होगा, इसे हमें क्या करना होगा, मिटा देना होगा। इसे आप मिटा दीजिए। क्यों मिटाया गया? ताकि हम जो स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से बना सकें। यहाँ हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करना है बेटा? अब देखो ये जहाँ पे क्रॉस हुआ है, ये पट्टी आई है यहाँ पे क्रॉस कर गई, बस इसको क्या करना है, ये वाला पोर्शन मिटा दो और क्या करो, ये वाला पोर्शन जो गया है रेखा यहाँ पे आई है ना, इसे क्या करो, ऐसे मिला दो। मिला दिया कि नहीं मिला दिया? अब आगे अगली पट्टी है, ये यहाँ पे क्रॉस हो चुका है तो यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, इसे यहाँ से क्या करो, मिला दो। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे, कोई समस्या नहीं ना। अब यहाँ ये क्रॉस हो चुका है तो इसे क्या कर लीजिए, मिटा दीजिए। इस वाली रेखा से इस रेखा को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अब अगली रेखा की बात करें, अब इस वाली पट्टी की बात करें तो देखिए ये यहाँ पे क्रॉस हो चुका है तो इसे क्या करना है, इस रेखा को इस रेखा से क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, दिख रहा है स्ट्रक्चर? ध्यान से देखिए, सेम बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल आप इसे, कुछ लोग क्रिटिकल बना देते हैं लेकिन वो इतना क्रिटिकल है नहीं जितना आप सोच रहे हो। बस यहाँ से बेटा यहाँ मिला दो, ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, लगभग तैयार हो गया। अब देखो ये वाली संरचना खत्म हो गई। अब इसकी बात करें तो ये यहाँ मिल चुका है, इसका ये यहाँ से क्रॉस, ये यहाँ पे देखिए क्रॉस हो चुका है तो इसे हम थोड़ा सा साफ बनाते हैं, क्योंकि इसी चित्र का आगे हम इस्तेमाल करने वाले हैं जब हम डीएनए पढ़ने वाले हैं। अब इसको यहाँ से मिला दो बेटा। ठीक है, साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
आगे देखिए यहाँ पे, अब देखो ये वाली पट्टी आई है तो यहाँ ये मिल चुका है, तो इसे क्या कर दो, मिटा दो, इसे यहाँ मिटा दो और इस रेखा को इस रेखा से क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी, यहाँ ये मिल चुका है तो यहाँ मिल चुका है तो कोई बात नहीं, यहाँ ये मिल चुका है, इस रेखा को क्या करना है, मिला देना है। ये हो गया बेटा आपका वाटसन और क्रिक का ये जो द्विकुंडलित श्रृंखला है, ये मॉडल बन गया आपका। वाटसन और क्रिक ने कहा था जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वह होता है द्विकुंडलित होता है। वो क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। एक चीज और कहा था कि अगर इसे आप फर्स्ट श्रृंखला, पहली श्रृंखला मानते हैं, अगर ये 5 अक्ष से 3 अक्ष की ओर होगी, 5 अक्ष से अगर 3 अक्ष की ओर होगी तो दूसरी श्रृंखला क्या होगी, 3 अक्ष से 5 अक्ष की ओर होगी, जिसे अभी हम समझने वाले हैं। बात समझ में आ गई? एकदम सटीक दिमाग में फिट करके रखिए इस पॉइंट को और फटाफट अंदाज में समझिए कि कैसे डीएनए बनता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया, अब समझो डीएनए बनना कैसे है। तो डीएनए कैसे बनता है बेटा, डीएनए बनता है किससे, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ये जो संरचना है ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है किससे, कई न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर ये संरचना बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, कल हमने इसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में कल हमने पढ़ा हुआ था। अब हम समझते हैं डीएनए की द्विकुंडलित श्रृंखला के बारे में। तो बेटा डीएनए कैसे बनता है, डीएनए की संरचना में हमने 3 चीजें देखी हुई थी। पहला क्या क्या हमने देखा हुआ था, हमने शर्करा देखा था, हमने क्या देखा था, हमने नाइट्रोजनी क्षार देखा था और हमने फास्फेट देखा था। अब हम देखते हैं कि ये सब कैसे मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। तो फटाफट अंदाज में बनाइए, क्या श्रृंखला बनाइए कि शर्करा की श्रृंखला। बेटा ऐसे, ये है शर्करा का चित्र, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 5 कार्बन, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। अब आगे सेम ऐसे ही बेटा हम 6 बना के कर लेते हैं। हालांकि ये लाखों होते हैं, इनकी संख्या लाखों होती है, लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं। ऐसे बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, अगर यहाँ तक बना लिया, ध्यान से देखो बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये शर्करा का चित्र हम पढ़ रहे हैं, है ना। आगे यहाँ तक बन गया। अब हम जानते हैं शर्करा, हम समझ रहे हैं कि ये किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, फास्फेट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बेटा, फास्फेट जोड़ देंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है 5 कार्बन, यहाँ देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा दूँ तो क्या होता था न्यूक्लियोटाइड की संरचना, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, और यहाँ क्या होता था, फास्फेट जुड़ जाता था, है ना। और यहाँ कोई भी नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाता था तो वो हमारा क्या बन जाता था, न्यूक्लियोटाइड। केवल कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ता था वो होता था न्यूक्लियोसाइड, लेकिन अगर फास्फेट जुड़ गया उसके साथ तो वो क्या बन जाता था, न्यूक्लियोटाइड बन जाता था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो आज हमें उसी श्रृंखला को बनाना है, उसी श्रृंखला को क्या करना है, बनाना है। अब याद रखो कि डीएनए में कितनी श्रृंखला होती है, 2 श्रृंखला होती है, तो आप इसे कह दो फर्स्ट श्रृंखला। अब एक चीज और याद रखो बेटा कि पहली श्रृंखला जो होती है वो दूसरी श्रृंखला के क्या होती है, विपरीत होती है। क्या होती है, विपरीत होती है। तो पहली श्रृंखला बन गई। अब यहाँ देखो, अगर न्यूक्लियोटाइड बनना है तो यहाँ पे कोई ना कोई नाइट्रोजनी क्षार तो जुड़ेगा ना। आप देखो पहली श्रृंखला में आपका जो मन करे वो जोड़ लो, जैसे आप एडेनिन जोड़ लो, ग्वानिन जोड़ लो, थायमिन जोड़ लो, साइटोसिन जोड़ लो, ग्वानिन जोड़ लो, एडेनिन जोड़ लो। पहली श्रृंखला में आपका जो मन करे वो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर बात आएगी दूसरी श्रृंखला की तो आप दूसरी श्रृंखला में कैसे जोड़ेंगे वो समझते हैं। अब देखिए
तो पहली श्रृंखला की अपोजिट होती है दूसरी श्रृंखला, तो इसे हम बना लेते हैं। दूसरी श्रृंखला इसकी क्या होती है? अपोजिट, यानी उल्टा होती है। तो ये देखो उल्टा हो गई। ठीक है, फटाफट अंदाज में समझना बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना केवल कक्षा 10 के लिए बल्कि कक्षा 12 के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बार बार पूछा गया है। डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल का संक्षिप्त वर्णन या सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ये याद हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। बातें समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो एक चीज़ समझो फटाफट। तो पहली श्रृंखला ये हो गई आपकी, दूसरी श्रृंखला आपकी ये हो गई। तो ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से। पहले ये जो श्रृंखला बनती है ये किससे मिलकर बनती है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गए, है ना, एक श्रृंखला ये हो गई, दूसरी श्रृंखला आपकी ये हो गई। तो इसमें भी तो फास्फेट जुड़ेगा, तो यहाँ फास्फेट जोड़ देते हैं हम, फास्फेट जोड़ देते हैं, फास्फेट जोड़ दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं ना? देखो बिल्कुल आसान है बेटा। अगर आपने कल का क्लास लिया होगा, पिछले वीडियो में हमने बात की थी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड तो हम न्यूक्लियोटाइड के साथ, ये न्यूक्लियोटाइड की ही तो श्रृंखला है ना। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का। इस संरचना का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये कई न्यूक्लियोटाइड हो गए, ये कई न्यूक्लियोटाइड हो गए। ये इसके अपोजिट, एक श्रृंखला जैसी होती है उसका जस्ट अपोजिट होती है दूसरी श्रृंखला। अब देखो यहाँ तक स्ट्रक्चर समझ में आया। अब यहाँ देखो, अब यहाँ जैसे आपने एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन जोड़ा है ना, यहाँ पे आप नहीं जोड़ सकते। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि एडेनिन डबल बॉन्ड किससे जुड़ता है? थायमिन से। और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड किससे जुड़ता है? साइटोसिन, साइटोसिन से जुड़ता है, जिसको हमने कल पढ़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हमने इसकी सारी जानकारी ले ली है। तो जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से, अगर यही बेटा अगर मान लो थायमिन की जगह पे यूरेसिल हो जाता था तो हमारा क्या बन जाता था? आरएनए बन जाता था। क्या बन जाता था? आरएनए बन जाता था। अब देखो यहाँ, अब आप कहोगे सर हम यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो बेटा यहाँ आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ेंगे? जहाँ एडेनिन होगा वहाँ क्या जुड़ेगा? थायमिन जुड़ेगा। जहाँ ग्वानिन होगा वहाँ क्या जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा। तो चलो हम जोड़ लेते हैं, हम इसे जोड़ के देखेंगे। अब बेटा बताओ, यहाँ एडेनिन है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा दूसरी श्रृंखला में? तो एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है? थायमिन जुड़ता है। बॉन्ड सिंगल रहता है, डबल रहता है, तो डबल बॉन्ड रहता है। लिख देंगे यहाँ तक, समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहाँ ग्वानिन है बेटा, तो ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से, तो डबल और ट्रिपल। क्लियर है ना यहाँ तक? अब यहाँ बेटा थायमिन है तो थायमिन के साथ कौन जुड़ता है? एडेनिन जुड़ता है कि डबल बॉन्ड से। ठीक है, यहाँ साइटोसिन के साथ कौन जुड़ता है? ग्वानिन जुड़ता है, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहाँ पे ग्वानिन से कौन जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ पे एडेनिन से कौन जुड़ेगा? थायमिन जुड़ेगा, वो भी डबल बॉन्ड से। इस पॉइंट में आपको याद क्या रखना है कि जब कभी भी एडेनिन जुड़ेगा वो थायमिन के साथ जुड़ेगा, और ग्वानिन जब कभी भी जुड़ेगा वो किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपको स्ट्रक्चर आ गया तो आगे समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है? आसान होने वाला है। समझे आगे पॉइंट को? अब देखो बेटा, तो ये आपकी इस श्रृंखला के बारे में हमने पढ़ा कि ये श्रृंखला बनती कैसे है। तो ये श्रृंखला ऐसे बनती है। एक न्यूक्लियोटाइड, एक श्रृंखला में, एक श्रृंखला का निर्माण, इस द्विकुंडलन का जो निर्माण होता है वो लाखों न्यूक्लियोटाइड से होता है। तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, इस चीज़ का स्ट्रक्चर हमें मिल गया। अब हम इसमें भर के देखते हैं कि कैसे इसमें भरेंगे, है ना। तो इसमें कैसे भरेंगे, भरना सीख लो। अगर आ गया तो आपका 7 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, पढ़ें आगे, भरना सीखें।
तो एक चीज याद रखिएगा कि एक कुंडलन के बीच की जो दूरी होती है, एक कुंडलन के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? एक कुंडलन, ये कुंडलन यहाँ से लेके यहाँ तक, एक कुंडलन के बीच की दूरी जो होती है बेटा वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम होती है। और ये जो वाटसन और क्रिक का जो ये मॉडल है, इसकी जो ये चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्राम होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? देखो एकदम बेसिक, ये ना दिमाग में अगर ये आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा उलझन वाला है, बिल्कुल उलझन नहीं है। सीरियल बाई चलो, आप जानते हो कि ये जो संरचना है, ये लाखों न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? शर्करा, है ना? जब शर्करा में कोई नाइट्रोजनी क्षार जुड़ जाता था और क्या जुड़ जाता है? फास्फेट, तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन न जाता है। हाँ, एक चीज हमने देखा था बेटा कि ये जो अगर एक 5 अक्ष से 3 अक्ष की ओर होगा तो दूसरा 3 अक्ष से कहाँ होगा? 5 अक्ष की ओर होगा। हमें इसे ढूंढना है, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए। तो इसमें ढूंढिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ आपका कार्बन 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ पे क्या होता है? 5 कार्बन होता है। तो पहली श्रृंखला आपकी कहाँ से शुरू है? 5 से शुरू है ना? 5 से शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ हो रही है ना? देखो इधर से गिन रहे हैं तो यहाँ पे देखो 1, 2 और ये 3, इस श्रृंखला की बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा कार्बन होगा? यहाँ पहला कार्बन, यहाँ दूसरा कार्बन, यहाँ तीसरा कार्बन। तो 5 से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ? दूसरा इसका अपोजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखो कहाँ से शुरू होगा, तो आप यहाँ से गिनोगे ना, 1, 2 और ये 3 से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ हो रहा है? 5 पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 3 से शुरू होकर कहाँ खत्म हो रही है? 5 पे। ये पॉइंट समझ में आया? ये अपने आप में भी क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 3 अक्ष से 5 अक्ष क्या होता है और 5 अक्ष से 3 अक्ष क्या होता है। मतलब देखो ये 5वें कार्बन से शुरू होता है, ये तीसरे कार्बन पे खत्म होता है, दूसरा तीसरे कार्बन से शुरू होगा तो कहाँ पे खत्म होगा? 5वें पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हमें क्या करना है? हमें यह समझना है कि कैसे कैसे न्यूक्लियोटाइड भरते हैं। न्यूक्लियोटाइड को हम भरते कैसे हैं? कितना न्यूक्लियोटाइड भर सकते हैं? क्या सभी के सभी न्यूक्लियोटाइड एक साथ भर दें? नहीं। कैसे भरेंगे? इसका रूल क्या है? आप रूल समझते चलिए, ठीक है? तो चलिए बेटा आप भरना सीख लेते हैं, ठीक है? अब देखो, तो एक कुंडलन होता है, एक कुंडलन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, उसको किस में मापते हैं? वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम। कितनी? 34 एंगस्ट्राम। अब एक बात याद रखो कि एक कुंडलन में आप कितने न्यूक्लियोटाइड? एक कुंडलन में आप 10 न्यूक्लियोटाइड क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। एक कुंडलन में आप कितने न्यूक्लियोटाइड भर सकते हैं? 10। कितना भर सकते हैं भाई? 10 न्यूक्लियोटाइड भर सकते हैं। भर के देख लीजिए, एक कुंडलन में हम कितने न्यूक्लियोटाइड? इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, भरना सीख लो, बाद में पछताओगे वरना। एक कुंडलन में आप कितने भर सकते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड भर सकते हैं। तो फटाफट मैं भर के दिखाता हूं आपको। चलो यहाँ से शुरू करता हूँ। एडेनिन भर दिया, गुआनिन भर दिया, थायमिन भर दिया, साइटोसिन भर दिया, चलो फिर गुआनिन भर दिया। दूसरी श्रृंखला की बात करें, दूसरी श्रृंखला में चलो यहाँ एडेनिन भर दें, गुआनिन भर दें, थायमिन भर दें, साइटोसिन भर दें, एडेनिन भर दें। भर दिए। पहली श्रृंखला में आप जो चाहो, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, पहली श्रृंखला में आपका जो मन करे वो भर सकते हैं। लेकिन दूसरी श्रृंखला के लिए आपको रूल याद रखना होगा कि एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ जुड़ता है? थायमिन के। और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन से। ये याद रखिएगा। तो पहले एक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोटाइड भरे जा सकते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड भरे जा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 न्यूक्लियोटाइड हमने भर दिया। अब हम देखेंगे दूसरी श्रृंखला में क्या भरेंगे। तो आप जानते हो दूसरी श्रृंखला क्या होती है? इसकी अपोजिट होती है, उल्टा होती है।
तो एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा बेटा? थायमिन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? थायमिन। वो भी बांड कौन सा होगा? डबल। ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन। बांड कौन सा होगा? थायमिन किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन के साथ जुड़ेगा, बांड होगा डबल। साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा? ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, बांड होगा ट्रिपल। और ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन, बांड होगा ट्रिपल। एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन। थायमिन किसके साथ जुड़ेगा? एडेनिन। और साइटोसिन किसके साथ जुड़ेगा? ग्वानिन के साथ। एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? थायमिन। वो भी डबल बांड। भरना आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसान तरीके से केवल इसे समझने की कोशिश करना। पहली श्रृंखला में एक कुंडलन में आप कितने न्यूक्लियोटाइड भरेंगे? 10। एक कुंडलन के बीच की जो दूरी है, एक कुंडलन की जो दूरी है वो 34 एंगस्ट्रॉम। हाँ, अब एक सवाल और आएगा यहाँ पे फटाक से कि भैया ये जो दूरी है कुंडलन की ये है 34 एंगस्ट्रॉम, न्यूक्लियोटाइड हमने भर दिया 10, तो पूछेगा एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होगी? एक कमरा है जो कितना चौड़ा है? 34 एंगस्ट्रॉम, 34 मीटर का चौड़ा है। और उसमें आपको ईंट कितना बिछाना है? 10। कितने ईंट बिछाना है? 10। तो कितने मीटर पे ईंट बिछा सकते हैं, है कि नहीं? तो कैसे निकालोगे? तो ये 34 में क्या करोगे? 10 से क्या करोगे? भाग कर दोगे। तो कितना आएगा? 3.4। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया कि नहीं आया? तो ये था आपका इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे और डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जो कि बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। और इसे ध्यान से आप क्या करिएगा? याद करिए। हाँ, एक चीज हमने मिस किया, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस संरचना में हमने उस चीज को क्या किया है? मिस किया है कि जो ये फास्फेट होते हैं ना, वो एक दूसरे से, ये जो फास्फेट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? उस बंध का नाम है फास्फोडाइएस्टर बंध। क्या नाम है उसका? फास्फो। थोड़ा सा ऐसे तिर्यक बना लीजिएगा ताकि ये जुड़ने में अच्छा लगे, ठीक है? यहाँ आप पी लिख सकते हैं, कोई इसके लिए ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है? यहाँ पे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये पूछता है कि जो ये कैसे जुड़े होते हैं, तो ये जुड़ते हैं फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा। फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये था बेटा आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे आरएनए के बारे में, साथ ही साथ आरएनए के प्रकार के बारे में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।